बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़रूक वड़ाइच। साल 2025 में सियासत के मैदान में, मईशत के मैदान में क्या होने वाला है, सीनियर सहाफ़ी मारूफ तजज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शामिल होंगे। मईशत के मैदान में डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ बात करेंगे और एस्ट्रोलॉजी के मैदान में मौज़म खान साहब हमारे साथ बात करेंगे। इस वक्त मुज़ाकरात का बड़ा चर्चा है, उसके नताइज क्या आ सकते हैं, सियासी तजज़ियाकार क्या कहते हैं, मईशत के तजज़ियाकार क्या कहते हैं, ये सारी बातें आज के जवाब दो में हम आपके सामने रखेंगे। जी, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब सुहेल वड़ाइच साहब मौजूद हैं और जो ये मंजरनामा है, मुज़ाकरात की बात हो रही है और फिर ख़ान की मुश्किलात की भी बात हो रही है, तो ये इस मंजरनामे पे क्या ये राय रखती हैं अपनी? वड़ाइच साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया जनाब। तो ये क्या देख रहे हैं इसको, मुज़ाकरात को, कहाँ जाके मुज़ाकरात दिलचस्पी भी है कि बस ये बात है, तूफ़ान है और इसका कोई नतीजा भी निकलेगा? नहीं, मुज़ाकरात तो हमेशा खुश आइंद ही होते हैं, चाहे वो जितनी भी देर ले लें, चाहे नाकाम भी हो जाएं, फिर भी उसमें से कुछ ना कुछ इत्तफ़ाक़ात निकलते हैं। तो मुज़ाकरात तो होते रहने चाहिए, लेकिन ये तवक्को करना कि आज मुज़ाकरात होंगे, कल ख़ान रिहा हो जाएगा, परसों हुकूमत बदल जाएगी, ये मेरा ख़्याल है कि ये तवक्को को बराब नहीं होगी, नक्श बराब नहीं होगी। तो ये तो बिलावल साहब का भी बयान आया, फिर आपने लिखा भी कि जो वो कहते हैं जी असल ये तो बहाना है, असल निशाना तो हमारा जो एटमी प्रोग्राम है वो है, और बड़ा संजीदा बयान है। तो आप इसे किस तनाजुर में देखते हैं? नहीं, वो देखें, मिज़ाइल प्रोग्राम पे हमारी पहले भी ट्रंप साहब ने, जब अभी इमरान वाला मसला नहीं था, तो वो पहले भी एक स्टेटमेंट दे चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि सबसे डेंजरस ये पाकिस्तान और इंडिया भी उस वक्त उन्होंने कहा था। लेकिन हमेशा सुपर पावर्स का भी ये होता है कि किसी को वो इग्नोर करते हैं, किसी को टारगेट करते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान हो सकता है टारगेट हो, लेकिन पाकिस्तान के भी अपने मसल हैं, पेंटागन में इनके रवाबत हैं, वहाँ पे चूँकि वो सुपर पावर है, बड़े सालों से 70-75 सालों से इनके तल्लुकात हैं। तो ये भी कोई इतने आसानी से पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं होंगे। इसके लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इनके आपस में बड़े राब्ते हैं, मिल के इन्होंने रूस को हराया हुआ है और इन्होंने 9/11 के बाद का ऑपरेशन किया हुआ है। इनके बड़े रवाबत हैं आपस में। तो इतना आसान नहीं है कि बिल्कुल ये रवाबत तोड़ दें और इमरान के मसले पे बिल्कुल अलग अलग हो जाएं। मुझे डाउट है इसमें। दूसरी बात ये कि इम्कानात क्या हैं, क्योंकि ये सारी उम्मीदें तो अब इसी पे आ गई कि भाई अब ये साहब आ गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी और सदर होता ना, तो पाकिस्तान की रियासत को ज़रा भी ख़तरा नहीं था। ठीक, लेकिन चूँकि ट्रंप एक गैर रवायती सदर है, तो इसलिए ये कहना कि बिल्कुल कोई ख़तरा नहीं, ये भी दुरुस्त नहीं, और ये कहना कि बहुत बड़ा ख़तरा है, ये भी दुरुस्त नहीं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ट्रंप ने जो वादे किए हुए हैं उनको पूरा करने की, चाहे स्टेटमेंट की हद तक हो, वो करें। फिर आगे वो किस हालात किस तरफ जन्म लेते हैं वो देखना पड़ेगा। लेकिन रियासत की रिज़ाल्व पाकिस्तान की यही लगती है कि इस मामले में उनके ज़ेर असर नहीं आएंगे। यानी रियासत एब्सोल्युटली नोट कह देगी अगर इस तरह का मुतालबा आता है? तकरीबन। यानी ये बात तय हो चुकी है इस तरफ कि भाई ऐसी कोई बात नहीं मानने वाले हम। दुरुस्त है। अच्छा, ये अब जो फ़ौजी अदालतों की सज़ाएँ हैं, आप भी ख़बरें आपने भी सुनी, देखी, और बड़ी तेज़ी से फिर ये सिलसिला चला। आपने इसको किसी राइटर की नज़र से देखा है? मैं तो सुहेल वड़ाइच साहब की राय जानना चाहता हूँ। पहले तो ये कि इससे पहले भी होता है। राइटर तो एक बहाना है। बात यह है कि मैं ज़ाती तौर पर सिर्फ जमहूरियत का एक ही चीज़ को जमहूरियत मानता हूँ, जो दुनिया भर की जमहूरियत है। मैं किसी हाइब्रिड जमहूरियत को, किसी बल्दियाती जमहूरियत को, किसी जनरल मुशर्रफ की जमहूरियत को, मैं इनको जमहूरियत नहीं समझता। ये मैं तो एक आइडियलिज़म का शिकार हूँ। लेकिन प्रैग्मेटिज़म, ज़ाहिर है प्रैग्मेटिज़म जो है कि वो तो जो हालात चल रहे होते हैं, आपको उनके साथ उनको देख के ही फ़ैसला करना पड़ता है। तो बुनियादी बात यह है कि ये सज़ाएँ तो हो चुकी। एज़ एन आइडियलिस्ट तो मैं उनको नहीं मानता, लेकिन एज़ प्रैग्मेटिस्ट अब उसका रास्ता क्या है? वो तो सिविल अदालतें हैं, आप उस पर जाएँ, जो छूट जाए एक शफाफ ट्रायल होगा, जो छूट जाए, जो सज़ा बरकरार रहे, फिर तो आपको उसको कानूनी आईनी भी मानना पड़ेगा। बड़े अरसे बाद लाहौर में नून लीग वालों का एक बड़ा इज्तिमा हुआ
जी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के वाले साहब को, वहाँ पे आपने बात भी की, वहाँ पर बात सुनी भी आपने। तो बड़े बड़े मुबस्सिर और बड़े बड़े कायद वहाँ पर थे जिन्होंने बात की। आपको किसकी बात ज़्यादा पसंद आई, और अब आप क्या देखते हैं, नून की सोच क्या देखते हैं कि एक ये जो बात हो रही है जी मुज़ाकरात और ख़ान के लिए कोई नहीं, मुझे रिलीफ? नहीं लगा कि कोई मुज़ाकरात में जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं वो तो नहीं समझते कि मुज़ाकरात से कोई फ़ौरन नतीजा निकलेगा। अगरचे ज़ाहिर है कोई इसको डिनाई तो नहीं कर सकता मुज़ाकरात को, जमहूरी लोग हैं, एक फेस है, लेकिन असल बात प्रॉब्लम यह है कि जो भी तहरीक इंसाफ जगह लेना चाहती है वो किसकी जगह लेना चाहती है? नून की। तो ज़ाहिर है नून तो वो जगह फ़िलहाल देने को तैयार नहीं है। हाँ, असल तो ये है कि फैसला साज तो फिर ऊपर है ना, क्या वो नून से जगह ले के पीटीआई को देना चाहते हैं? फ़िलहाल नहीं। और अगर नहीं देना चाहते तो फिर मुज़ाकरात तो सिर्फ ये ही होगा कि इमरान खान खामोश हो जाए, बनी गाला उसको भेज दें और वो हुकूमत को मान लें, वो पार्लियामेंट को मान लें, वो फ़ौज के फ़ैसलों को मान लें और एक जुडिशल कमीशन बना दें जो कि काम करता रहे। और इसी तरह ये नवंबर वाला वाक़या जो है वो जुडिशल कमीशन में चला जाए। इसके बारे में तो वो 100% कॉन्फिडेंट है हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट कि इसमें पीटीआई झूठी साबित होगी। बाकी रह गए धांधली के इल्ज़ामात, वो आपको पता ही है कि कासिम सूरी 5 साल गलत मुंतखब होके भी 5 साल असम्बली में बैठे ही रहे थे, तो वो चलता रहेगा। तो इसका मतलब है कि स्टेटस को में कोई फौरी तब्दीली का इम्कान नहीं है। तो ऐसा आप कह रहे हैं रिलीफ तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि खान साहब? नहीं, रिलीफ कैदियों के बारे में मिल सकता है, धांधली कमीशन मिल सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन भी अगर इमरान खान खामोशी से बैठें तो शायद वो भी उन्हें मिल सकता है कि पार्लियामान के अंदर जो करना है करें। तो इस हद तक तो वो अकोमोडेशन के लिए तैयार है, लेकिन इस हद तक कि भाई इस हुकूमत की छुट्टी करा के हमें हुकूमत दे दो, जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनके बारे में हम फैसले करने लग पड़े, मेरा ख्याल है इस हद तक वो तैयार नहीं हो रही। ये सारी कहमा गहमी में सुहेल साहब, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सदर हुआ करते थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब जी, वो रिहा भी हुए, वो बाहर हुए, कोई सुनाई नहीं दी कहीं पे कोई गूंज। कोई एक तो बीमार हैं, दूसरा बड़ी मुश्किल से जेल से निकले हैं, मेरा ख्याल है रेस्ट कर रहे होंगे, दुनिया से ज़रा अलग हो गए। ठीक है। ये हम जैसे ही साल नया शुरू होता है तो हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास कि बताएं जी अब पाकिस्तान का क्या बनेगा, कैसा होगा नया पाकिस्तान, इस साल का पाकिस्तान कैसा होगा। तो मैं तो सियासी पेशगोई के लिए आपके पास हाजिर हो गया हूँ। अब मुझे बताएं कि 2025 का ये जो साल है सियासत के लिए कैसा होगा। ये देखिए, सबसे पहले तो नून के अंदर इस वक्त 2 रुझानात जो हैं वो बड़े वाज़ेह हैं। जी, एक रुझान तो ये है कि जो पुरानी उनकी सियासत थी कि जिसमें वो जिसके नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ नकीब हैं कि वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के इतने करीब नहीं नज़र आ रहे मुझे। ठीक है। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, अगरचे उनकी कुछ कोताहियाँ भी वो नोट करते हैं, लेकिन उनकी खूबियाँ उनकी कोताहियों से कहीं ज़्यादा उन्हें पसंद है इस्टेब्लिशमेंट को। तो ये मुझे 2 इसके अंदर नुक्ता नज़र जो है बड़े वाज़े नज़र आ रहे हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब जनरल साहब और फ़ौज के बहुत करीब होने की वजह से जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, उनसे इत्तफ़ाक़ नहीं करते। शहबाज साहब की राय है कि भाई ये नहीं। हाँ, वो बहुत क्लोज़ हैं इस वक्त मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के, और जो इनका रवैया है बहुत केयर का, कॉशन का और पाँव फूंक फूंक के रखने का, वो शायद इसके भी कायल नहीं है। वो बिल्कुल वाज़े तौर पर खड़े हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जबकि नून का ये हिस्सा जो ये है ये अभी भी बहुत केयरफुल हैं और अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट के साथ अभी इन्होंने कंधा मिला के कंधा चलने को तैयार नहीं है, ना उनका नैरेटिव अभी तक इन्होंने ओन किया है। यानी अपने आप को प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं कहलवाना चाहते ये। मतलब नहीं, इसका बुनियादी बात तो यह है ना कि 2 ये ग्रुप नुक्ता है नज़र है। एक तो हो गया, फिर एक ग्रोह ताकतवर नहीं होगा सर जिसमें वजीर आजम हो, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट हो, और एक ग्रोह वो है जिसमें अभी तक देखें जो सियासी बयानियाँ है ना वो तो नवाज शरीफ का ही है। अभी तक ये जो मुतबादल बयानियाँ हैं नून के दूसरे ग्रुप का, ये सामने नहीं आया, लेकिन अमल
में यही हो चुका है कि वो उनका बयानिया और जनरल आसिम मुनीर का बयानिया एक है और नवाज़ शरीफ का बयानिया, अगरचे अमली तौर पे वो भी हुकूमत में शामिल हैं लेकिन वो उसको पूरी तरह ओन नहीं कर पा रहे। उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या उनके मसाइल हैं, ये ज़ाहिर है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो अब ये भी खबरें आ रही कि अभी कैबिनेट जो है वो मेरा ख्याल है कि कुछ जो है आपस में ये जो शादी हुई है, मेरा ख्याल है इसके दौरान मुझे लगता है कि कुछ खुशखबरियाँ ज़रूर शरीफ ख़ानदान ने प्रोड्यूस की हैं, जिनमें एक तो यह है कि मरीम साहबा बड़े अरसे के बाद इस्लामाबाद में अपने चचा के साथ जाके शाना बशाना खड़ी हुई हैं और उन्होंने उनका प्रोग्राम ऑन किया है, नंबर 1। नंबर 2, फेडरल कैबिनेट की एक्सपेंशन बड़े अरसे से पेंडिंग थी और जो शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम के हवाले से यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि मियां नवाज़ शरीफ की तरफ से उसकी अभी मंजूरी नहीं हुई, लेकिन अब मुझे लगता है कि इन मीटिंग्स के दौरान ही ये फेडरल कैबिनेट की एक्सपेंशन भी तय हो गई है। तो वक्ती तौर पे शायद दोनों जो नुक्ता है नज़र है इनका इत्तफाक हो गया है कि अगर हम इसी तरह अलग अलग नज़र आते रहे तो इसका नून को भी और जो एक्सटेंडेड शरीफ फैमिली है इसको भी नुकसान होगा। चुनांचे वो डिसीजन कि किसने अगला लीडर होना है, जो एक इख्तलाफ राय है बड़ा, जिसका मियां नवाज़ शरीफ साहब खदशे के बायस ऐलान नहीं कर रहे कि फ्यूचर लीडर कौन है। क्या शहबाज शरीफ साहब फ्यूचर लीडर हैं अगली इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर के, या मरीम साहबा? वो बयान, वो ख्याल वो सामने नहीं आ रहा, वो पेंडिंग हो गया है। चले फिल वक्त यानी कि अभी सब ठीक है, अभी फ़िलहाल ठीक है। एक तो ये बता दें कि आप भी खुश होते हैं जब ये खबर आती है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जनाब तारीख हो गया रिकॉर्ड और वहाँ पे चले गई और मईशत के इशारे इतने अच्छे हो गए हैं। मैं तो देखता रहता हूँ और फिर बाहर जाके कोशिश करता हूँ कि क्या वाकई सब कुछ ठीक हो गया है। अभी तक उसकी जो ग्रास रूट तक तो कोई असरात नहीं पहुँचे। और दूसरा, सिर्फ स्टॉक मार्केट मेरा ख्याल है पैमाना नहीं है। पैमाना तो यही है ना कि गुर्बत की लकीर में जो है कितने लोग नीचे गए हैं और कितने ऊपर आए हैं गुर्बत की लकीर से। तो वो तो कोई अभी तक कोई ऐसी फिगर नहीं आई, बल्कि यही हो रहा है कि ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। और बाकी ये लग रहा है क्योंकि डॉलर की कीमत स्टेबल है, जो है कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हद तक कम हुआ है। तो ये दो अच्छे इंडिकेटर हैं जिनसे पता लगता है कि कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर हो रही है। हुकूमत से आप फिर मुतमईन है इस हद तक, लेकिन ग्रास रूट तक भी तो पहुँचाना है ना। तो अगर मुझे फ़ायदा ही नहीं है तो ये फिगर्स देख देख के मैं खुशी हो सकता हूँ आपकी तरह। बहुत शुक्रिया आपका सैलून भाई साहब। थैंक यू। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जनाब। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे कि ये जो सारी खबरें आ रही हैं इसके पीछे क्या है, हकीकत क्या है और इन खबरों का हकीकत से कितना ताल्लुक है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक जी। हमारे साथ माहिर मईशत जनाब मौजूद है डॉक्टर खाकान नजीब साहब। इस वक्त जो ये 5 साल का एक मंसूबा आया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसका ऐलान किया, उड़ान पाकिस्तान, ये क्या है? और जब भी हम ये ख़बरें सुनते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जनाब कोई तब्दीली आ गई, रिकॉर्ड टूट गया, इसके समरात आवाम तक क्यों नहीं पहुँच पाते? ये सारी बातें पूछते हैं। बहुत शुक्रिया आपने जनाब वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। ये सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि कहते हैं जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जनाब ये हो गया, सारे रिकॉर्ड टूट गए, फर्स्ट टाइम उस रफ्तार पे चला गया। इसका ये क्या है? यानी आम लोगों तक तो वही सब कुछ है और ये कब पहुंचेगा और इसकी कोई ग्रोथ में क्या इम्पेक्ट होता है इसका? फरक साहब, जो इकॉनमी 24वीं बार आईसीयू के डॉक्टर के पास गई हो, तो ये तो हमें समझना पड़ेगा कि इनहेरेंटली समथिंग इज़ रॉन्ग। ठीक है। IMF इज़ अ डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट और अ डॉक्टर ऑफ द ICU। ठीक है जी। 24वीं बार आप उसके दर पे हैं। पिछले 10 साल में तीसरी बार उसके दर पे हैं। 2013 में चूँकि मैं फाइनेंस की टेबल पर मौजूद था और यही गुफ्तगू हुई, और तब भी मेरा मशवरा था जाना चाहिए, रिज़र्व्स गिर रहे थे, मैक्रो इंस्टेबिलिटी थी। हम गए IMF के पास जी। हमारे रिज़र्व्स 19-20 अरब डॉलर पे चले गए थे स्टेट बैंक के। ठीक है जी। फिर एक टर्मोइलिश सी सिचुएशन हुई, हुकूमत तब्दील हुई, वी केम क्रैशिंग डाउन। 2019 में फिर IMF के पास गए और अब 2024 में आप ये देखिए कि 2023 की सिचुएशन ये थी कि 3.89 अरब डॉलर के रिज़र्व्स थे, एक माह का इंपोर्ट कवर नहीं था।
उधर से फंड के साथ सफ़र शुरू होता है। तब भी गवर्नमेंट को यही एडवाइस थी कि आप चले जाएं। आज 12 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। अफरात ज़र जो है वो नीचे आ गई है, जिसका मतलब है कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी हुई है। जी ठीक। महंगाई नहीं कम हुई, जो कीमतें बढ़ रही थी उनकी बढ़ने की वो जो शरह है वो कम हुई है, रफ्तार कम बस हो गई। ठीक है। ये हुआ है। और जो बैरूनी खसारा है इकोनॉमी को स्लो करके 22% का पॉलिसी रेट रखा हुआ था, इंटरेस्ट रेट आम फहम ज़बान में, कि आप बोरो करेंगे, मैंने गाड़ी लेनी है, आप 10 लाख की गाड़ी ले तो 22% उस पर देंगे आप। सो वो 22% से नीचे अब 13% आ गया। ठीक है। ये एक स्टेबिलिटी है, 10 साल में तीसरी बार आई है। इस पे जो स्टॉक मार्केट है वो एक थिन मार्केट है पाकिस्तान की। जो बहुत डेवलप्ड मुल्कों की मार्केट्स होती हैं वो बड़ी रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, कि जो हर हाउस होल्ड है उसकी जो रिटायरमेंट है वो भी वहीं पड़ी हुई है। ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। 2-2.5 लाख इन्वेस्टर की मार्केट है, ये एक थिन मार्केट है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करती पाकिस्तान की स्टोरी को। जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई है, फ्रॉम डिफॉल्ट टू अ स्टेबिलिटी, 16 अरब डॉलर के कर्जे मौखर हो गए। किसने मौखर किए? चाइना ने मौखर किए, यूएई ने मौखर किए, सऊदी अरेबिया ने मौखर किए। तो एक बोझ उठ गया कि कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। जब तक फंड के साथ हैं डिफ़ॉल्ट का बोझ उठ जाता है। निर्ख बहुत नीचे चले गए थे, मार्केट डिफ़ॉल्ट लेवल पे ट्रेड कर रही थी। प्राइस टू अर्निंग एक रेशियो होता है, इसको आसानी से समझिए, ये पाकिस्तान का 7 के करीब रहता है। जब डिफ़ॉल्ट की बात हुई तो ये नीचे 3 पे चला गया, कीमतें इतनी नीचे चली गई। ठीक है। सो वहाँ से मार्केट राइज होती है और अब 1,17,000 पे चली गई है। कुछ ऑफ कोर्स बैंड वैगन और यूफोरिया भी होता है, कुछ लिक्विडिटी बेहतर हो गई है। लिक्विडिटी से क्या मतलब है? पहले आप बोरो करने जाएं, आप गवर्नमेंट सबसे बड़ी बोरोवर थी, आपको पैसे नहीं मिलते थे। दूसरा, आप बोरो कर रहे थे 22% पे, तो इसका मतलब है मैं 30% कमाऊंगा तो 22% वापस करूंगा। अब 13% आ गया, सो लिक्विडिटी बेहतर हो गई है। दूसरा, फरूख साहब, अगर आप आज कहें कि डॉक्टर साहब मुझे बताएं मैं पैसे कहाँ रखूँ, तो आप बैंक में जाएंगे तो आज आपको 10% भी नहीं मिलेगा। तो फिर आपको एक दोस्त कहेगा कि यार ये देखो, ये हबीब बैंक का स्टॉक खरीदो, यूबीएल का खरीदो, एनआरएल का खरीदो, पीएसओ का खरीदो, जो एंग्रो का खरीदो, फर्टिलाइजर का खरीदो, सीमेंट का खरीदो। सो स्टॉक मार्केट में एक ये भी इंटरेस्ट हुआ कि आपके पास ज़राए टू इन्वेस्ट कम हो गए थे। ठीक। और दूसरी बात ये भी याद रखिए कि ये जो प्रॉपर्टी है, इट्स ऑल्सो नॉट डूइंग वेल। सो आप कहाँ जाएंगे? सो बहुत से लोग दे फ्लॉक बैक टू द स्टॉक मार्केट। ठीक। ये है स्टेबिलिटी, मार्केट ने परसीव किया उसको, डिफ़ॉल्ट का रिस्क दूर होता है, हमारे रिजर्व्स की पोजीशन बेहतर होती है, लिक्विडिटी बेहतर होती है, इसलिए मार्केट दिखा रही है ये बात। तो अब हम ये हमारे वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हम खड़े हैं 2018 से बेहतर सिचुएशन में यहाँ पे। तो अब अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो आप इसका एनालिसिस कैसे करते हैं? पाकिस्तान की इकॉनमी, फ़ारूक साहब, टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे लिटरेचर यानी कि हमारी तहकीक बताती है इकोनॉमीज़ बिहेव करती हैं जब IMF का प्रोग्राम होता है जी। खसारे संभल जाते हैं। ये एक मैं हमेशा इवन प्रेजेंट भी करता हूँ फ़ारूक साहब तो उर्दू में करता हूँ, चाहे स्लाइड जो है वो अंग्रेज़ी में चल रही हैं, पर ये इसकी उर्दू करूँगा तो आसान नहीं है। मैं कि हार्ड अर्नड जी कि मुश्किल से ली गई मैक्रो स्टेबिलिटी है एट द बैक ऑफ एन IMF प्रोग्राम। यहाँ पे खड़े हैं। अब इसको एक्सप्लेन, मैक्रो स्टेबिलिटी को मैंने कर दिया, IMF प्रोग्राम कह दिया। हार्ड अर्नड इसलिए है कि आपको सैलरी क्लास पर टैक्स बढ़ाना पड़ा, आपको बिजली के निर्ख पास करने पड़े। हुकूमत ने कहा है कि 800 गुना इजाफा करना पड़ा गैस के निर्खों में, आपकी पॉलिसी रेट को ऊपर रख के इकॉनमी को स्लो करना पड़ा। दैट इज़ वाई इट इज़ हार्ड अर्नड, पर आपने अर्न कर ली है। आप वहीं पे खड़े हैं जहाँ 13 में खड़े थे, आप वहीं पे खड़े हैं जहाँ 19 में खड़े थे जब प्रोग्राम्स होते हैं। 18 का दौर तो ऑब्वियसली एक डिफ़िकल्ट दौर था, आप एक साल पहले IMF के चले जाएं तो 23 का दौर भी मुश्किल दौर था। अब आपको एक वक्त और एक स्पेस अथॉरिटीज़ ने बाय कर ली है, ये सबसे अच्छी बात है। कुछ और भी काम हुए हैं, स्मगलिंग को रोकना, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को रोकना। 6-6 अरब डॉलर की जा रहे थे अफगान ट्रांजिट ट्रेड में, इसलिए रुपया स्टेबल है। और एक और बात यह है कि इन सब कामों के अलावा दुनिया की इकोनॉमीज़ चूँकि स्लो हो रही थी, वो भी स्लो हुई बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, वहाँ पे भी पॉलिसी रेट ज़्यादा थे। जो तेल है जब वो 70-72 डॉलर बैरल पे आता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी वाइबल हो जाती है। तकरीबन 1 अरब डॉलर माहाना की सेविंग आती है अगर तेल 90 की बजाय 72 पे ट्रेड कर रहा होता है। ठीक है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक मरतबा
आप चाहे वक्ती कह लें, स्टेबल कर दिया। अच्छा, अब ये उड़ान पाकिस्तान क्या है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? उनका जी फर्स्ट टाइम, मंसूबे तो पहले भी बनते रहे मईशत के लिए, तो इसकी क्या खदोखाल हैं जो आपने देखे हैं? उड़ान पाकिस्तान किस तरह से पाकिस्तान के लिए, वाकई पाकिस्तान कहीं मईशत के लिए एक नया पाकिस्तान आने जा रहा है? सो अब एक तो हमें बहुत ही आसान लफ्ज़ों में क्लैरिटी आ गई है कि हुआ क्या है। हाँ जी, पीछे वाला बैकग्राउंड आ गया। अब आपके पास वक्त भी है और स्पेस भी है। जी। मैंने तो अभी आर्टिकल भी लिखा अंग्रेजी के जरीदे में, तो यही कहा टाइम एंड स्पेस हैज़ बीन अचीव्ड, दैट इज़ रियली गुड। ठीक है। अगर उस तरह कीमतें बढ़ी होती तो आज लोगों को बहुत तकलीफ होती, तो लोगों के लिए ये एक तकवीयत की बात है। ठीक। पर असल रिलीफ ये नहीं है। असल रिलीफ है 30 लाख लोग हर साल, 30 लाख लोग हर साल जॉब मार्केट एंटर करते हैं। नौकरियां क्रिएट करना, प्राइवेट सेक्टर को इंजन ऑफ ग्रोथ बनाना, हुकूमत का फुटप्रिंट कम करना, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की यील्ड्स को ठीक करना, पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर की तंजीम नौ करना, पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन है, 5 मिलियन SMEs हैं इस मुल्क में, 1,73,000 हैं सिर्फ जिनके पास फॉर्मल फाइनेंस है। पाकिस्तान की एनवायरनमेंट को क्लीन करना, ग्रीन एनर्जी पर जाना, और आखिर में एक सोशल कोहेजन, जिसका मतलब है मैं और आप आपस में डिफ़र तो कर सकते हैं बट गुफ्तगू शाइस्तगी से करें, और मैं आपको भी उतना ही साथ लेकर चलूं अपनी इक्विटी, यानी कि अगर हाई इनकम अर्नर है तो उस पर टैक्स ज़्यादा होना चाहिए, अगर लो इनकम अर्नर है तो उस पर टैक्स कम होना चाहिए। मेरे एग्रीकल्चर वाले भाइयों को ये रियलाइज़ करना है और मेरी बहनों को कि वो टैक्स नहीं देते रहे हैं। वो पूरा मुल्क 13,000 अरब टैक्स देगा इस साल, वो 8 अरब टैक्स देंगे। पाकिस्तान में ये है उड़ान प्रोग्राम। ये बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है फ्रॉम व्हाट इंडिया डिड इन 1990, फ्रॉम व्हाट ऑस्ट्रेलिया डिड इन 80s एंड 90s। मैं ऑस्ट्रेलियन ट्रेंड PhD हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी वहाँ से हूँ और मैंने काम भी वहीं पे किया है। डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये है एक प्रोग्राम। इसको उड़ान का नाम दें, नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दें। अच्छी बात है कि एक, जिसे कहेंगे एक सोच है ऐसी कि ये काम किए बगैर मुल्क नहीं चले। तो इंडिया ने अचीव किया ना, इसी यही स्टेप थे, 3 वर्ड्स थे। हाँ, डीरेगुलेट किया जी, लिबरलाइज किया और डाइवेस्ट किया और स्पेस दी प्राइवेट सेक्टर। मैं एक आपकी मिसाल दूं। आप सोचें कि आज सिर्फ PTV होता, हमने इजाज़त ना दी होती एक न्यूज़ को कि वो लाइसेंस ले हमसे, क्या ये जो सारे दोस्त इस वक्त बैठे हैं कमरे में, इनको नौकरियां मिलती? लोग समझ नहीं पा रहे, ये तरीका इतना मुश्किल है नहीं है। यू नो फ़ारूक, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी होपफुल ऑन पाकिस्तान। जिस दिन ठीक काम करेंगे, आपके सेक्टर में ठीक काम किया है, 80 चैनल खुल गए हैं, टीवी के 2 कंपेयर नहीं है PTV पे, बल्कि 160 कंपेयर है अगर 2 से ही मल्टीप्लाई करें तो, कैमरामैन हर एक के लिए। फिर आप ये देखिए कि हमने एनर्जी सेक्टर को रखा हुआ है सरकार की तहवील में। हर कोई रोता है। मेरा अमीर दोस्त भी आके कहता है यार 2 लाख का बिल आ गया, और जो मेरा उतना अमीर दोस्त नहीं है वो कहता है 50,000 का बिल आ गया। मैं स्कॉश खेलने जाता हूँ तो मेरा जो क्लीन करता है स्कॉश कोर्ट को, वो कहता है डॉक्टर साहब कुछ एडवांस कर दें, 32,000 का बिल आ गया। मैं समझता हूँ ये किसकी तहवील में, ये सरकार की तहवील में। तो सब ने कहा कि इसको बेचो। इंडिया ने अपनी इंडियन एयरलाइन को बेचा और टाटा ग्रुप ने ख़रीदा उनको, जो ओरिजिनल उनके जो चलाते थे उन्होंने ख़रीदा। 425 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया। पर अब कहने की मतलब ये है कि नुस्खा तो लिख दिया है हमने, उड़ान पाकिस्तान से भी कोई मुख्तलिफ नुस्खा नहीं है, ये अंडरस्टूड बात है। बट गो बैक टू 2024 एंड सी कि क्या हम ये जो मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर तब्दील कीजिए, खोलिए सेक्टर को और आने दीजिए एक न्यूज़ को और बाकी 80 चैनल्स को, कंपटीशन दीजिए। फ़र्क इज़ अ गुड कंपेयर, तो अच्छी कंपिटिटिव मार्केट बनेगी। ये हम करने नहीं देते। अच्छा, जहाँ हमने ये किया है, टेलीकॉम में सक्सेस हुई है, बैंकों में भी कुछ करके देखा है तो सक्सेसफुल है। पर जब हम स्ट्रक्चर्स तब्दील करने जाते हैं तो एक बात यहाँ है कि 2024 में भी कामयाबी नहीं हुई। स्टेबिलिटी है, PIA बेचने गए हैं, नहीं हो सका, ठीक है। सो स्ट्रक्चर तब्दील करना था ना, पब्लिक सेक्टर से निकाल के प्राइवेट सेक्टर में डालना था। क्योंकि इंडिया ने जब डाला 425 एयरक्राफ्ट, मेरे ख्याल है 200 एयर बसेज है और बाकी बोइंग है। दुनिया में तो साख ऐसे ही बनती है। जब PIA को करने गई नहीं कामयाब हुए। दूसरी बात देखिए,
मेरे दोस्त हैं, 55% इकोनॉमी का है रिटेल और होलसेल। आपके भी दोस्त होंगे, दुकानदार भी, होलसेलर भी, अकबरी मंडी में भी। अब क्या चक्कर है, टैक्स नहीं दे रहे, ठीक है। हम लगाने गए ताजिर दोस्त स्कीम के थ्रू, इसको तो छोड़िए, मैं कई दफ़ा फाइनेंस की टेबल पे था, हमने लगा कर वापस लिया है, ठीक। फिर जब PMLN की लास्ट कमेंट आई, उन्होंने भी फिर लगाया, जब PDM आई थी फिर वापस लिया। यार ऐसा तो ना करे ना, डोंट थ्रेटन द गवर्नमेंट टू टेक बैक अ टैक्स वी पुट ऑन यू, बिकॉज आप अगर हाई अर्नर हैं, आप बहुत अच्छे कंपेयर होंगे, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर, तो आप पे तो हम 39% टैक्स ले रहे हैं। 39% आपकी इनकम का, लाख रुपया, लाख तो नहीं, करोड़ रुपया कमाएंगे तो 39 लाख रुपया तो हम ले जाएंगे, स्टेट ले जाएगी, गवर्नमेंट ले जाएगी। सो समझने की कोशिश कीजिए। पर आपका ये रिटेलर दोस्त जो है वो तो कुछ भी नहीं दे रहे। पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम ये काम करने गए कि हमने PIA स्ट्रक्चर तब्दील, लाइक जो उड़ान में लिखा है, नहीं कर सके। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाने गए, 4 प्रोविंसेस ने लेजिस्लेट करना था, एक सिर्फ पंजाब ने लेजिस्लेट, बाकी उन्होंने नहीं किया, ठीक। और तीसरी बात, जब एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म करने गए कि यार इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, पावर्टी जो है वो सब्जेक्ट है सारी प्रोविंसेस का, 600-700 अरब दे रही है वफाक, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म में भी अदारे बंद करना, ये सब काम। सो वेन एवर वी हैव गॉन टू डू द हार्ड वर्क, वो नहीं होता। दैट इज़ वाई एवरी टाइम स्टेबिलिटी थोड़ी देर के लिए आती है, IMF विड्रॉ होती है एंड वी आर बैक टू देयर। ठीक, तो अब आप ये कह रहे हैं कि ये जो हमने सोचा है, ये हम पेपर पे लेके आए हैं, इसको अब करवा लें तो तब फिर पाकिस्तान माशी तौर पे ठीक हो जाएगा, अगर आप करवा लेते हैं। वही जो आप कह रहे थे स्ट्रक्चर चेंजेस हैं, ये इन्हीं की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम 2025 के बारे में पुरुमीद हो जाए। देखिए, अब इन दी एंड तो ये डिटर्मिन करेगी चीज़ पाकिस्तान की, ये अब हम तो समझ गए हैं सब कि ये क्या, ये तो अब आम आदमी को भी समझ आ गई। अब मसला ये है कि क्वेश्चन इज़ कि ये होता क्यों नहीं है। लोग कहते हैं कि जी इम्प्लीमेंटेशन फेलियर है। देखें यार, फेलियर ये है कि ये बड़ी प्रोफेशनल और टेक्निकल काम है। अदारों को बेचना, मुल्क को डीरेगुलेट करके आसानियाँ पैदा करना, पैदावारी सलाहियत बढ़ाना, अगर ये आसान होता तो 77 साल में कर लिया गया तो ठीक है। जब तक आप ऐसी HR उन अदारों में नहीं लाएंगे जो प्रोफेशनली इन सब कामों को समझती हो, फ्रेमवर्क्स बनाना जानती हो, जामे तौर पर उसको लेकर इम्प्लीमेंट करना जानती हो, तब तक ये ऑन द साइड तो परिफरी जिसे कहते हैं कि मतलब ऑन दी एजेस तो कुछ चीज़ें होती दिखाई देंगी, पर ट्रांसफॉर्मेशन डीप चाहिए और तंजीम नौ चाहिए कई जगह पर। अब ये डिटर्मिन करेगा कि अथॉरिटीज़ की टीम्स एनर्जी में, पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर्स को ठीक करने में, प्राइवेटाइजेशन में, इन्वेस्टमेंट में क्या आती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी आसानी से आपने हमें कम से कम ये समझाया कि ये उड़ान पाकिस्तान क्या है और पाकिस्तान वाकई उड़ान कैसे भर सकता है। बहुत शुक्रिया। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान के लिए 2025 में क्या है, सियासत का मैदान हो या मईशत हो, हालात किस तरफ जा रहे हैं, हम पुरुमीद हो सकते हैं या नहीं हो सकते। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक जी। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा नाम मोहम्मद मुअज़्ज़म खान हमारे साथ मौजूद है, और साल 2025 जब हम मईशत के हवाले से, सियासत के हवाले से देख रहे हैं, तो हमारे जो बड़े बड़े पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनके क्या हालात होंगे, साल 2025 उनके लिए कैसा साबित होगा, ये भी हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब खान साहब, आपने। सर आपका शुक्रिया। तो खान साहब, क्या सबसे पहले तो बानी PTI के सवाल आपसे पूछूंगा कि क्या देख रहे हैं आप, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, जो बानी PTI हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है उसके एतबार से अगर देखा जाए तो आपको याद होगा जब आपने पहली दफ़ा भी इंटरव्यू किया था, मैंने तब भी कहा था कि उनका पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है और वो अपने किए को कुछ इस तरह भुगतेंगे कि वो जेल जाएंगे। अगर आपको ये बात किसी को ये कोई शक लगेगी या इस बात में कोई शक है तो ये अगर मेरी किताब एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं उसमें पेज 151 सेकंड पैराग्राफ में हमने ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं और 10 साल पहले किताब छपी हुई है। तो इसलिए ये है कि उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो ख़त्म है। वो अगर हम समझें कि वो 10 साल के लिए दोबारा से प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे और पाकिस्तान की भागदौड़ संभालेंगे, ऐसा कोई सिनेरियो बिल्कुल नहीं है। ठीक। तो आपने जो ये लिखा भी और 10 साल पहले ये छपा भी, तो इसके मुताबिक तो जो उनका फ्यूचर है वो इसी तरह किसी कैद खाने में गुजरेगा। देखिए, व्हेन वी से कैद खाना इज़ कन्फाइनमेंट। ठीक है। कन्फाइनमेंट से मुराद ये कि अगर फ़र्ज़ करें कि उन्हें कोई यहाँ से निकाल कर, पटियाला से निकाल कर जाकर
बनीगाला में हाउस अरेस्ट कर दी, इज द सेम, इज ए कन्फाइनमेंट। जी बिल्कुल। या वहाँ से उठाकर उन्हें कहीं बरतानिया भेज दिया जाए और उन पर पाबंदियाँ लगा दी जाए, अगेन इट्स अ कन्फाइनमेंट। तो आई डोंट सी कि हिज पॉलिटिकल फ्यूचर ही विल बी एक्टिव इन पॉलिटिक्स, और उस एक्टिव पॉलिटिक्स की वजह से वो कोई प्राइम मिनिस्टर दोबारा बन जाए, इसके इम्कान नहीं। तो आई थिंक ही विल रिमेन इन कन्फाइनमेंट। ठीक है। और बाकी जो हमारे मैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उनका तो मैंने बहुत साल पहले जब आई थिंक 2018 था तब मैंने कहा था उनका पॉलिटिकल जो करियर है वो, उनका भी पॉलिटिकल करियर इज ओवर। वो और इमरान खान दोनों का पॉलिटिकल फ्यूचर कोई नहीं। पीछे बैठकर जिस तरह नवाज शरीफ अभी भी कर रहे हैं, वो एक स्पोर्ट दे रहे हैं, तो वो स्पोर्ट चलती रहेगी। बट अगर वो समझे कि मैं खुद आकर वज़ीर आज़म बन जाऊँगा, इसके चांसेस नहीं। तो इसका मतलब आपने नवाज शरीफ और इमरान खान का फ्यूचर एक तरह से देखा है कि वो खुद वज़ीर आज़म दोनों में से कोई बनता आपको नजर नहीं आएगा। नो। ठीक है। तो इस वक्त के वज़ीर आज़म का शहबाज शरीफ साहब कहाँ देखते हैं? हाँ, लोग हर रोज़ मैं देखता हूँ, हर रोज़ वीडियो बना रहे हैं, अब गवर्नमेंट जा रही है, कल जा रही है, 2 महीनों के बाद जा रही है, 1 महीने के बाद जा रही है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई कि अभी गवर्नमेंट के जाने का कोई सीन नहीं है जब तक मई 26 यानी कि मई से लेकर जो अगस्त सितंबर तक का होगा 2026, उसमें गवर्नमेंट जाने के कोई एस्पेक्ट बनेंगे, उससे पहले कोई सीन सुन नहीं। यानी तकरीबन 1.5 साल का आप पड़ा हुआ है। हाँ, वो आप देखेंगे, अभी यहीं पर, हम भी यहीं पर ही हैं। और ये नहीं है कि ये मैं कोई बातें कर रहा हूँ, ये मेरे यूट्यूब पर जाकर देख ले, ये मैंने पहले बनाया कि गवर्नमेंट कब तक रहेगी। और वैसे भी हमें आसार जो बता रहे हैं, कमोबेश पिछली दोनों बातें भी और ये वाली बातें भी उसी तरफ ही जा रही हैं। तो आप मरीम नवाज को, बिलावल भुट्टो को, अगर पहले मरीम नवाज की बात की तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई थी वही मैं बार बार कर रहा हूँ कि उनको जब वो इक़्तिदार में नहीं थी तो मैंने तब भी कहा था कि उनको गिवन स्टेटस तो मिल सकता है, अर्न्ड स्टेटस नहीं होगा। ठीक है। और ये एविडेंस है वो वीडियो की सूरत में। और अब आपको याद होगा जब जिस दिन नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, उन्होंने आकर यहाँ पर अपने केसेस ख़त्म करवाए और उन्होंने कंपेन भी अपनी शुरू की, और जिस दिन वो पीएस में नून लीग जीती भी और नेक्स्ट डे तक हर आदमी ये समझ रहा था कि ये वज़ीर आज़म बनेंगे। हमने तो 6 साल पहले कहा था नहीं बनेंगे, नहीं बने नवाज शरीफ साहब। हाँ, ठीक है। तो इसलिए जो मरीम है इनका पॉलिटिकल फ्यूचर ठीक होगा, लेकिन ये बात याद है कि इन्हें जब भी स्टेट सीट मिली दैट वुड बी ए गिवन स्टेटस, दैट वुड नॉट बी अर्नड। अर्नड होता है जब आप अपना इलेक्शन लड़के लोगों से इलेक्शन जीत कर अपने वोट के बलबूते पर आते हैं। ये आपने अर्न किया। तो अब आपको लग रहा है कि इनके फ्यूचर में भी इनको इसी तरह से जो भी मिलेगा वो इसी तरह से गिवन होगा। 2025 जो है पाकिस्तान के लिए कैसा साल है इसको? अच्छा, यहाँ पर मैं क्लियर करता चलूँ, जो एस्ट्रोलॉजी है ना जी, उसका 2024 अभी चल रहा है। ये जून 2024 से जुपिटर टर्न हुआ। ठीक है। और ये जब तक उस घर से निकलेगा नहीं, जेमिनी से निकलेगा नहीं, ये वो एक ही साल है। इसलिए जून 2024 से 2025 तक 2024 का चल रहा है। जो कैलेंडर ईयर है, जो 2025 जनवरी से जो शुरू होता है, तो इसमें आप ये समझिए कि कैलेंडर ईयर जो है ये पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और चीज़ें बहुत ज़्यादा फेवरेबल होनी शुरू हो जाएगी 19 जनवरी के बाद। 19 जनवरी भी आने वाली है जी। 19 जनवरी वुड बी द लास्ट पॉइंट जहाँ के बाद जाकर पाकिस्तान टेकअप करना शुरू करेगा। और देखिएगा 19-20 जनवरी तक क्या क्या फैसले आते हैं। ये मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। ठीक है। 19 और 20 जनवरी ये जो अभी आने वाली है, इस तक जो फैसले आएंगे ये डिसाइड कर जाएंगे पाकिस्तान का फ्यूचर। और वो आपको अच्छा बेहतर नजर आ रहा है। और यहाँ पर एक और भी बात जो है, अब आ गया कैलेंडर ईयर के बाद जो एस्ट्रोलॉजिकल ईयर आ गया। जब आप 25-26 में एंटर होंगे तो पाकिस्तान इतना मुआशी तौर पर स्टेबल हो जाएगा कि शायद पाकिस्तान को उस साल कर्जा ना लेना पड़े विद इन ईयर टाइम। और दूसरी बात ये है कि अब ये ना समझिए कि जिस तरह वो पीटीआई और मुझे कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट एस्ट्रोलॉजर आ गया, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये जो 2025-26 आर्मी अल्टीमेट स्ट्रांग होगी और फिनेंशियल गेन्स बहुत सारे होंगे। पाकिस्तान को बहुत सारे लोग गिफ्ट देंगे। गिफ्ट से मुराद ये है कि इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, पाकिस्तान में आकर कोलैबोरेशंस होंगी। पाकिस्तान एक पावरफुल सिस्टम को जनरेट देगा। थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग ग्रेजुअली पावर और तभी जाकर आवाम को फ़ायदा होना चाहिए। तो ये जो बात लोग तबसरे करते हैं, ये इस तरह की बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई चीज़ आई है, तो ये कह रहे हैं, तो मैं ये जानता हूँ कि आपका खान साहब के साथ भी बहुत अच्छा ताल्लुक। बिल्कुल, हमने उनके साथ क्रिकेट खेली है, मैंने उनके साथ बड़े कैंप खेले। ताल्लुक होना एक अलग बात है। लेकिन आप कह रहे हैं मेरा इल्म क्या देखा? आप मुझे बताएं ना कि आप डॉक्टर हैं,
और मैं पेशेंट हूँ, अब मैं आपका बहुत भाई हूँ, बहुत दोस्त हूँ, बहुत जिगरी हूँ, मैं अगर मुझे कोई खुदा ना खासा सीवियर डिजीज़ हो जाए, मैं आपके पास चला जाऊँ, तो आप क्या राय देंगे? आप अपने उस ताल्लुक को निभाएंगे या आप अपने प्रोफेशन को निभाएंगे? प्रोफेशन। तो यही मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज़ माय प्रोफेशन। इससे अगर इमरान खान का अगर आप हॉरोस्कोप देखें तो इमरान खान साहब की जो प्लैनेटरी कंडीशन है, सन इन लिब्रा, मर्करी इन लिब्रा, सैटर्न इन लिब्रा, वीनस इन स्कॉर्पियो, मार्स इन सेजिटेरियस, जुपिटर एंड मून 8वें घर में, राहु इन एक्वेरियस और केतु 11वें घर में। तो यही वो सारी एस्पेक्ट्स हैं जो उनको लेकर इस खास स्टेज पर पहुंचाते हैं, जिसका मैंने आपको पहले बताया। तो ये तो बड़ी संगीन सी बात हो गई। यानी आपने कहा कि जो इस स्टार के लोग हैं, जो इस तरह से जो प्लैनेटरी कंडीशन बाय बर्थ लेकर पैदा हुए, इसलिए अल्लाह कहता है कुरान में, हमने हर चीज़ पैदा की पर उसकी एक तकदीर मुकर्रर कर दी कि ये होकर रहेगा, और हम वही तकदीर पढ़ते हैं जिसे तकदीर मुतलक कहते हैं। तो आपने कहा कि ये जो लोग हैं या तो अपनी ज़ुबान से कहे से कहीं फंस नहीं, मैंने ये कहा, उसमें मैंने लिखा है कि थर्ड हाउस होता है एस्ट्रोलॉजी में वर्बल एक्सप्रेशन का जी, कम्युनिकेशन का, कॉरेस्पॉन्डेंस का, बोलने का और ऐसी एक्टिविटी करने का जिसकी वजह से वो एक्टिविटी और आपका बोलना कागज में फोर्जरी परजरी आपको लीगल केसेस में उलझा कर कैद करवा दे। वो आप देखे पेज आप लगाए, वो असबाब तो अल्लाह ने पैदा करने हैं, हमने तो सिर्फ पढ़ना है, हमने पढ़ दिया। तो ठीक है। बिलावल भुट्टो साहब का आपने कुछ? हाँ, उनका जो फ्यूचर है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अभी कुछ दिनों में वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। हाँ, बड़ी बातें गर्म हो गई। ऐसा नहीं होगा, अभी नहीं होगा, अभी नहीं है। और ये मैंने फिर बाद में आपको बताऊं कि उनके ख़ानदान के मैंने बहुत सारे लोगों के हॉरोस्कोप बनाए हैं। बेनज़ीर वाज माय क्लाइंट। जरदारी साहब से तो मैं ज़िंदगी में मिला हूं, मगर वो उनका हॉरोस्कोप कभी नहीं डिस्कस किया। जो उनकी बेटी हैं, उनका नाम मुझे क्या नाम है उसका, जो छोटी वाली बेटी है आसफा भुट्टो, उसके आने के उस पर मैंने हॉरोस्कोप बनाया भी था। आसफा भुट्टो, शी इज़ द लीडर, यस। और मेरी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। तो आप कह रहे हैं बिलावल साहब के से ज़्यादा उनके चांसेस आपको नजर आ रहे हैं। वो इस वक्त पहली मर्तबा कौमी असेंबली में पहुंची हैं। शी इज़ द स्टार। उसके हॉरोस्कोप की जो प्लैनेटरी कंडीशन है वो बहुत ऐसी प्लैनेटरी कंडीशन जो एक आदमी आए और आकर पूरा छा जाए और स्टार बन जाए। तो ऐसा तो हमने देखा कि जब उनकी तकरीर वगैरह हुई तो लोगों में एक परसेप्शन आई कि यार मैंने उनकी जो वीडियो बनाई थी, मैंने उस वक्त बनाई थी जब वो पॉलिटिक्स में नहीं थी, और वो ये मेरे यूट्यूब पर पड़ी हुई है। तो बेनज़ीर साहिबा जो है वो इस पे पूरा यकीन रखती थी, आपकी क्लाइंट थी? बिल्कुल हाँ करती थी, और वो पूछती रहे अपने बारे में भी फिक्रमंद थी। मुर्जा भुट्टो भी मेरे क्लाइंट थे। मुर्जा भुट्टो, हाँ, गनवा भुट्टो भी मेरी क्लाइंट थे। ये मेरी जो किताब है एस्ट्रोपॉमिस्ट्री, उसमें मीर मुर्जा भुट्टो के हाथों के प्रिंट्स, गनवा भुट्टो के हाथों के प्रिंट्स लगे हुए हैं विद सिग्नेचर्स। तो गनवा भुट्टो ने, जब वो मीर मुर्जा भुट्टो की डेथ हो गई तो गनवा भुट्टो मुझसे मिलने आई। तो फिर उन्होंने मुझे कहा जी कि जो आपने रीडिंग उनको लिख कर दी थी, मैंने किताब में ये मेंशन किया, वो मैंने पढ़ी थी, तो बिल्कुल वैसे ही जो ऐसे आपने कहा। तो ये बयान है गनवा भुट्टो का जो किताब में छपा हुआ है, और उसके बाद उन्होंने अपना प्रिंट हाथों के मुझे दिए कि मेरे बारे में आप क्या कहते हैं। तो ये भी आपने बता दिया था कि वो उनके साथ ये होगा। इसी वजह से अगर नहीं हुआ होता तो गनवा भुट्टो आकर अपना हाथों का प्रिंट हमें कैसे देते? ये एविडेंस है, साथ लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये मुज़ाकरा तो इससे कुछ सिनेरियो वगैरह को डिफरेंट हो जाएगा। चाल क्या बताती है, चीज़ें क्या बताती हैं? आप जरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। नहीं, हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से नहीं देखते, हम करते कि जो ट्रू जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी है ना वो करते हैं। आप कह रहे हैं कि हम लोगों के जज्बात और उसका ख्याल नहीं हम रख रहे। नहीं, उसको देखें, हमने जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं। स्वीट हार्ट, अगर मैं अपने प्रोफेशन से डिसलॉयल होकर अपनी ख्वाहिशात का काम करना शुरू कर दूं तो फिर तो मैं प्रोफेशन से डिसलॉयलिटी है ना। बिल्कुल। तो इसीलिए हम जब उसको बनाते हैं, रीडिंग देते हैं, विद एविडेंस प्रूफ देते हैं कि ये था, इसका ये रिजल्ट है। आपने मेरी कोई वीडियो ऐसी नहीं देखी होगी जो बगैर चार्ट के या बगैर एविडेंस के हो। ये जो इमरान खान, आज ही मैंने वीडियो बनाई है कि ये जो इमरान खान साहब आज वो बातें कर रहे हैं, ये कुछ दिनों के बाद ये कहेंगे कि मैंने तो इनको भेजा ही नहीं था, ये तो मुज़ाकरात मेरी तरफ से हो ही नहीं रहे थे, ये पता नहीं क्यों था ऐसे, और ये मुज़ाकरात नहीं चलने, इस मुज़ाकरात का कोई फ्यूचर नहीं। ये गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए या इनकी तरफ से आ जाए, लेकिन अल्टीमेटली नो फ्यूचर ऑफ दीज पर्टिकुलर नेगोशिएशंस। चलें, ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया मौज़म खान साहब, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए लाने के बाद।